हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल कुछ कारणों से क्लास नहीं हो पाया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने ओशनोग्राफी का लास्ट टॉपिक। ठीक है, यानी ओशनोग्राफी आज हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग ओशंस के बारे में जाना था, कैसे है डिपोजिशन, ये सारी चीजें जानी थी। टाइड्स के बारे में जाना था, ओशन वेव्स के बारे में जाना था, ओशन करेंट्स के बारे में जाना था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया है। जो डाउट है वो आप लोग मुझे भेज सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग ओशनिक डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन के अंदर किस प्रकार की कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ कैसे बनता है, ये सारी बातें हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है कि ढंग से पढ़ना, साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना। ठीक है, डिपॉजिट्स का सबसे पहले हम देख रहे हैं ओशन डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट्स का क्या मतलब हुआ? डिपॉजिट्स का मतलब हुआ कि वो तत्व, वो सारी चीजें जो ओशन फ्लोर पे, ओशन के तटों पे जमा हो रही हैं। ठीक है, उन सभी को क्या कहते हैं? निक्षेपण, समुद्री निक्षेपण या ओशन डिपॉजिट। इसमें अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो ओशन में जो भी डिपॉजिट होता है, उनको मूल रूप से 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं हम टेरिजीनियस डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो कि हमारे लैंड सरफेस, यानी कि टेरा का क्या मतलब होता है? अर्थ। अर्थ के मिनरल मटेरियल से निकल के बना हुआ है, उसको हम लोग टेरिजीनस डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग वॉल्केनिक डिपॉजिट कहते हैं। वॉल्केनिक डिपॉजिट जो अंदर के, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा वगैरह निकलता है एंड वो डिपोजिशन करता है जब ओशन के अंदर जाके, उसको हम लोग वॉल्केनिक डिपॉजिट कहते हैं। एंड तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा हमारा होता है बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स। बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स क्या होता है? जो हमारे ओशनिक प्लांट्स हैं, ओशनिक एनिमल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, उनके मरने के बाद उनके डिपॉजिट से जो सारी चीजें बनती हैं, उसको हम लोग बायोटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कुछ चीजें पता कर लेनी है। पहला, ये जो टेरिजीनस डिपॉजिट है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। जो लैंड पे हमें मिलता है वही समुद्र में भी मिलता है। क्या क्या? ग्रेवल, बड़े पत्थर कंक्रीट के साइज के। सैंड, उससे थोड़े छोटे, सैंड का आपको पार्टिकल साइज पता है। उससे छोटा सिल्ट, फिर क्ले, ये आपको मिलता है मूल रूप से। और उसके साथ आपको मिलता है मड। मड एक तरह का मान सकते हो, एक ऐसा मिश्रण है जिसमें क्ले भी मिल रहा है, सिल्ट भी मिल रहा है। कुछ इस तरह का मिक्सचर आपको मिलता है, वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। ये मड 3 प्रकार के मिलते हैं: ब्लू मड, ग्रीन मड एंड रेड मड। ठीक है, रेड मड जो होता है उसमें देखो, सैंड तुमको रेड कहीं मिल रहा हो, लाल मिट्टी तुमको मिल रही हो, लाल डिपॉजिट मिल रहा हो, कुछ भी लाल मिल रहा हो, वो जो लाल का प्रेजेंस है वो आयरन ऑक्साइड के कारण इन मोस्ट ऑफ द केसेस होगा। इसके कारण आयरन ऑक्साइड्स के कारण। तो रेड मड जो हमारा मिलता है समुद्र के अंदर, उसमें आयरन ऑक्साइड्स पाए। दूसरा, जब भी आपको सल्फर मिलेगा, ठीक है, सल्फर जब भी आपको किसी एलिमेंट में मिल रहा, सल्फाइड क्या है? सल्फर का एक रूप। जब भी आपको सल्फाइड मिलेगा तो उसका जो कलर है वो ब्लूइश की तरफ है। तो जब आयरन सल्फाइड आपको मिलता है, आयरन सल्फाइड मिक्स्ड आपको मड मिलता है, उसको हम लोग ब्लू मड कहते हैं। ओके, अब ये जो आयरन सल्फाइड है और ये हमारे जो ओशन आपको ये दिख रहा है, ओशन के अंदर डिपॉजिट, ये जब ओशन वाटर से, अब आपको ओशन वाटर पता है इसमें अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, तो इन सॉल्ट्स के मिक्सचर के कारण, रिएक्शन के कारण, ये जो ब्लू मड है ये ग्रीन मड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओशनिक फ्लोर पे, ओशनिक डिपॉजिट में हमको 3 टाइप के मड मिलते हैं: ब्लू, ग्रीन एंड रेड। रेड आपको आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ब्लू आपका आयरन सल्फाइड के कारण होता है। एंड जो ये आयरन सल्फाइड वाला जो ब्लू मड है, ये ओशन वाटर में बहुत देर तक रहता है, उसके रिएक्शन के कारण वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको टेरिजीनियस डिपॉजिट कहते हैं, यानी कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए हुए डिपॉजिट्स, निक्षेपण। दूसरा आपका ये वॉल्केनिक डिपॉजिट है, जो ये वॉल्केनो से इरप्शंस वगैरह होते हैं, उसके कारण जो डिपॉजिट होता है उसको वॉल्केनिक डिपॉजिट कहते हैं। तीसरा है आपको बायोटिक डिपॉजिट। बायोटिक डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है उसके डिपॉजिट, जो पेड़ पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी के अंदर ये सारी चीजें हैं, उनके कारण जो बनता है उसको हम लोग बायोटिक डिपॉजिट कहते हैं। ठीक, अब इस बायोटिक को देखो, हिंदी वाले भी नाम यही याद रखना है। इस बायोटिक को हम 2 भाग में बांटते हैं: नेरेटिक एंड पैलेजिक। नेरेटिक में क्या होता है? नेरेटिक में हम लोग समुद्र के अंदर
जो प्लांट्स हैं, मूल रूप से प्लांट्स, उसके डेथ के बाद, मतलब वो डीके हो रहा है, उसके डेथ के कारण जो डिपोजिशन हमारा बनेगा, मूल रूप से किसका? प्लांट्स। उसमें माइक्रोबायोट्स भी होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी कुछ होते हैं, लेकिन मूल रूप से प्लांट के रिमेन्स पर बनता है। दूसरा आपका है पेलेजिक पेलेजिक डिपॉजिट। ये पेलेजिक डिपॉजिट क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मरने से, इनके इकट्ठा होने से, कॉलोनी बनने से ये सारे डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो पेलेजिक डिपॉजिट्स होते हैं, इनमें मूल रूप से आपको ये कैल्केरियस डिपॉजिट्स, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के कण आपको ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। किसमें? जो पेलेजिक डिपॉजिट आप देखते हो। इस पेलेजिक डिपॉजिट में हम चार तरह की चीज देखते हैं। इन सारे डिपॉजिट्स को हम लोग ऊड्स भी कहते हैं, OOOZE। ठीक है, ये जो आपका बायोटिक डिपॉजिट है, जो ये पेलेजिक डिपॉजिट है, मूल रूप से इसके जो अलग अलग मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, पेट्रोपॉड, ग्लोबिजेनेरिना, रेडियोलेरियन एंड डाइएटम। ये जो चार आपके चीजें हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, पेलेजिक डिपॉजिट है, इसको ऊजेस के नाम से, OOZE, ऊज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेलेजिक कैल्केरियस होता है, एक बार समझा। चार चीजें हैं। पहला है पेट्रोपॉड। ये पेट्रोपॉड म्यूकस एक जीव जंतु होता है, ये आपका पेट्रोपॉड म्यूकस है। ठीक है, इस तरह का सब्सटेंस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। तो इसकी कॉलोनीज, इनके मरने के कारण हमारा बनता है कौन सा? हमारा पेट्रोपॉड। ये क्या था? पेट्रोपॉड म्यूकस के कारण बनता है। दूसरा आपका कौन सा है ऊज? दूसरा है ग्लोबिजेनेरिना ऊज। ये जो ऊज है, ये वाला है ग्लोबिजेनेरिना आपका जर्म, बैक्टीरिया, जर्म है एक तरह का, इसके कारण बनता है। तीसरा आपका कौन सा है? रेडियोलेरिया। ये रेडियोलेरिया नाम का एक जीव है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ये रेडियोलेरिया के डीके के कारण, डेथ के कारण, डिपोजिशन के कारण बनते हैं। अगला है डायटम ऊज। डायटम ऊज सिलिकेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के कारण बनते हैं। इसमें सिलिका का कंटेंट, आपको सिलिका का कंटेंट हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आपको समुद्र के अंदर डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके टेरिजीनस देखने को मिलता है, जिसमें आपका ग्रेवल, सैंड, है ना, रेत, सिल्ट, क्ले, मड, ये सारी चीजें हैं। मड में तीन आता है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। रेड आयरन ऑक्साइड के कारण, बाकी आयरन सल्फाइड के कारण। उसके बाद हमारा वॉल्केनिक एशेस के कारण, जो धूल वॉल्केनिक वगैरह निकलते हैं उसके कारण। तीसरा है बायोटिक। नेरेटिक जो प्लांट के कारण, पैलेजिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके कारण। पैरेजिक को हमने चार भाग में बांटा है, पेट्रोपॉड, ग्लोबिजेनेरिना, रेडियो लेरियन। ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग हमारे जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले, उनके शेल के, उनके कॉलोनीज के मरने से, कंबाइन होने से बनते हैं। ठीक है, इनको हम लोग ऊज भी कहते हैं। तो आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा क्या ऊज है, क्या चीज है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर क्वेश्चंस में दिखेगा, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपको कि कौन सा कहाँ मिलता है, तो वो मैं उस समय डिस्कस करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो उस समय करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट, अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोरल्स, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। प्रवाल, ठीक है, प्रवाल कहते हैं। एक जीव होता है समुद्र का जिसको पॉलिप्स कहा जाता है। ये पॉलिप्स हैं कुछ अलग अलग प्रकार के। ठीक है, ये मूल रूप से आपके पॉलिप्स हैं। इनका, ये जब मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है, इनका जो कंकाल होता है, उसके डिपोजिशन के कारण हमारे कोरल आइलैंड्स बनते हैं, कोरल्स बनते हैं। ठीक है, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? पॉलिप्स हैं। पॉलिप्स जब मरते हैं, इनके जो शेल होता है, वो शेल इकट्ठा होते रहते हैं, उन सेल के इकट्ठा होने से कोरल्स बनते हैं। ठीक, कोरल समझ गए क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव, जिसको हम लोग पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स के मरने से, जमा होने से, यानी कि पॉलिप्स वहां होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के कारण ये बनते हैं। अब ये जो कोरल्स हैं, इसको एक फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन है जो आप लोगों को समझ लेना है। पहला, कोरल्स हमेशा उस क्षेत्र में पनपेगा, कोरल का डेवलपमेंट, प्रवाल का डेवलपमेंट हमेशा उस क्षेत्र में होगा जहां मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ना ही बहुत कम टेम्परेचर हो।
इसीलिए जो ये पॉलिप्स हैं ये मूल रूप से आपके ट्रॉपिक क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो कोरल्स होते हैं बहुत डीप पानी में नहीं मिलता, ये शैलो एरियाज में आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है, ये डीप वाटर में नहीं दिखता है। ठीक है। तीसरा, ये क्लीन ओशन वाटर में मिलता है। ठीक है, साफ समुद्री जल में मिलता है, यानी कि ऐसा जल ना हो जहां पे सेडिमेंट की सप्लाई हो, सेडिमेंट आ रहे हो, ये सारी चीजें हो रही, ऐसी जगहों पे नहीं, इसको साफ समुद्री पानी चाहिए। अगला, ये फ्रेश वाटर को सरवाइव नहीं कर सकता, ये जो शुद्ध जल हमारा होता है, मीठा पानी, नदियों का पानी और ऐसी पानी, ये उसको सरवाइव नहीं कर सकता है। यानी कि कोरल्स आपके कभी भी डेल्टाइक क्षेत्र में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो सेडिमेंट की सप्लाई होती है, क्योंकि नदी जो है हमारा सेडिमेंट लेके आता है। दूसरा, वहां पे फ्रेश वाटर भी आता है, तो फ्रेश वाटर को भी सरवाइव नहीं कर पाते। अगली बात, बहुत हाई सैलिनिटी को भी ये सरवाइव नहीं करता। यूजुअली 28 प्रति हजार से 32 प्रति हजार के बीच की सैलिनिटी को ये यूजुअली अडेप्ट कर लेता है, यूजुअली सरवाइव कर लेता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा अगर आपका वेरिएशन आएगा आपके सैलिनिटी में, तो उसको भी सरवाइव नहीं कर सकता। बहुत ये नाजुक से जीव है। ठीक है, ये पॉलिप्स। अगला है करंट फेवर देम। करंट कौन सा? बिजली वाला करंट नहीं, ओशन करंट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला करंट नहीं, ये धाराओं वाला करंट। ओशन करंट्स के मूवमेंट के कारण ये ओशन करंट इनके लिए खाना पानी की आपूर्ति देता रहता है, अलग अलग इलाकों से चीजों को लेके आता है, तो ओशन करंट इनके लिए फायदेमंद है। तो इस कंडीशंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कोरल। ठीक है। अब ये जो कोरल आइलैंड हैं, कोरल रीफ हैं, ये आइलैंड के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये 3 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ और अटॉल। देखते हैं ये सब क्या है। पहला ये देखो, अच्छा ये बात, ये है फ्रिंजिंग रीफ। यहाँ पे इसका आगे चलेंगे। देखो, जब भी कोरल रीफ का डेवलपमेंट, कोरल का डेवलपमेंट आइलैंड के तट से एकदम सटा हुआ, आइलैंड के तट से एकदम चिपका हुआ, ठीक है, या लैंड मास के बगल में ही, जैसे कि मान लो कि ये लैंड मास है आपका, ये लैंड मास है आपका, और ये कोरल रीफ का डेवलपमेंट यहीं पे हो जाए। ठीक है, कोरल रीफ का डेवलपमेंट कहां पे हो गया? यही, ये आपका आइलैंड है और कोरल रीफ का डेवलपमेंट इसके ठीक तट पे हो जाए, ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक, आपका ये आइलैंड है और कोरल रीफ का डेवलपमेंट आइलैंड से थोड़ी दूरी पे देखने को मिले, ऐसे। यानी कि आइलैंड और समुद्र के बीच में एक बैरियर की तरह बन जाए, तो इसको कहते हैं बैरियर रीफ। ठीक, और जब ये किसी आइलैंड के साथ ना हो, इसकी उत्पत्ति हमें ऐसे ही देखने को मिल जाए, इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं अटॉल। तो अगर आप ये ध्यान से देखो, तो ये देखो, ये आइलैंड है, इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे फ्रिंजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आइलैंड यहाँ पे है, इससे थोड़ा दूर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसके बीच में लगून है, एक वाटर बॉडी जैसा बन गया है, तो ये वाला जो रीफ है इसको हम लोग कहते हैं बैरियर रीफ। और जब ये आइलैंड डूब जाए, आइलैंड का कोई नामो निशान आपको नहीं देखने को मिले, फिर भी ये रीफ इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अटॉल। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? डायरेक्टली शोर पे, डायरेक्टली तट पे डेवलप होते हैं, 1 से 2 किलोमीटर वाइड होते हैं, और ये तट से ज्यादा दूर नहीं होते। ठीक है, अगला बैरियर रीफ क्या है? ये लीनियर रीफ कॉम्प्लेक्स है, पैरेलल टू शोर, यानी तट रेखा के पैरेलल बनता है। ये कई 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है, जैसे द ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे है, वो 1200 माइल के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये बैरियर रीफ है। एंड तीसरा अटॉल क्या होता है? रफली सर्कुलर, रफली सर्कुलर आपका ये आइलैंड जब देखने को मिलता है, इसको हम लोग अटॉल के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है? 3 बात समझे? ये है आपका फ्रिंजिंग, ये अटॉल्स के बारे में। ये देखो, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये बाली की इमेज है। ये जो आपका पत्थर देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये जो पूरा आइलैंड है, यही आपका
कोरल आइलैंड है। और ये जो इस तरह की रॉक्स आपको चट्टान देखने को मिल रही है, ये कोरल रीफ है। ठीक है, यहीं पे इसको हम लोग द ग्रेट कोरल ट्रायंगल कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको ग्रेट कोरल ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, तिमोर लेस्ट, ये सारे कंट्री मिलके ये सबसे हाई इस तरह का जोन है। कैसे बताया इसको, ये हाईली बायोडाइवर्स जोन है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये हमारे ये इंडोनेशियन आइलैंड्स के आसपास देखने को मिलता है। बाली उसका एक पार्ट है, ये बाली की ही इमेज है जहाँ के आपको ये रॉक का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये कोरल है। ठीक है, कोरल रीफ के बारे में समझ गए। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो आगे जो एक इम्पॉर्टेंट बात आता है जिसको हम लोग कहते हैं, तीन थ्योरी है हमारे कोरल रीफ के डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ अगर ये नाम याद हो जाए और किसने दिया है तब भी आपका काम चल जाएगा। पहला है सबसिडेंस थ्योरी, जिसको डार्विन ने दिया है। यूजुअली पीजी के एग्जाम में अभी तक सिर्फ नाम ही पूछा है। अगला है स्टैंड स्टिल थ्योरी, जिसको मरे ने दिया है। अगला है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जिसको डेली ने दिया। तो सबसिडेंस थ्योरी डार्विन का है, स्टैंड स्टिल थ्योरी मुरे का है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी आपका डेली का है। ठीक है, सबसे पहले ये डार्विन का थ्योरी देखो। डार्विन क्या कह रहा है, डार्विन का थ्योरी है जिसको हम लोगों ने कहा सबसिडेंस थ्योरी, यानी डूबता हुआ थ्योरी। ये क्या कहता है कि सबसे पहले एक वॉल्केनिक आइलैंड होता है। ठीक है, एक ज्वालामुखीय आइलैंड होता है। इस आइलैंड के किनारे पे यहाँ ऐसे हमारे कोरल रीफ का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो ये उसका साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू है। तो पहले ये देखो वॉल्केनिक आइलैंड है, इसके तट पे, इसके साइड पे ऐसे हमारे जो पॉलिप्स हैं या फिर जो कोरल्स हैं उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो जब ये पहली स्थिति में होती है तो इसको हम लोग फ्रिंजिंग रीफ के नाम से। आगे कहता है कि धीरे धीरे क्या होता है, वक्त बीतने के साथ ये जो वॉल्केनिक आइलैंड है सबसाइड करना स्टार्ट कर जाता है। ये जो ज्वालामुखी है ये नीचे जाना शुरू कर देता है। अब इसमें ये रीफ चिपका हुआ था, लेकिन ये जो वॉल्केनो है ये नीचे जाने लगा। तो यहाँ पे ये वॉल्केनिक आइलैंड तो दिखता है, लेकिन मान लो कि ये इसे चिपका हुआ था, ये नीचे चला गया, तो अब कम एरिया है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये बैरियर रीफ की तरह हमें दिखता है। एक ये नीचे सबसाइड करते करते एक समय आता है जब ये बैरियर आइलैंड पूरी तरीके से नीचे डूब जाता है। ठीक है, उस जगह, उस कंडीशन में हमको यहाँ पे लगून देखने को मिलता है। तो ये है आपका हमारे कौन भाई साहब का, डार्विन, चार्ल्स डार्विन भाई साहब का सबसिडेंस थ्योरी। नाम याद रह जाएगा, बहुत है। अगला है स्टैंड स्टिल थ्योरी। जो ये मरे भाई साहब थे ये डार्विन से अग्री नहीं करते। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि ये आइलैंड हो। इसने कहा अलग, ये कह रहा है कि समुद्र के नीचे एक गहराई पे जाके एक प्लेटफॉर्म, ये गहराई ये कहता है अराउंड 30 फैथम्स, 30 फैथम्स या फिर यूं कहे 180 फीट के आसपास, सॉरी 180 फीट के आसपास एक स्टैंड हमको रहता है, प्लेटफॉर्म है, एक जमीन है तट समुद्री सतह के नीचे। इसके ऊपर आपका धीरे धीरे पॉलिप्स आके जमा होके हमारा बनना स्टार्ट होता है। ये बनते 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 ये जमा होते होते ये समुद्र का जो तट है उससे बाहर दिखाई देने लग जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। आगे ये कह रहा है कि ये ऊपर के साथ साथ ये इसका साइड वाइज डेवलपमेंट भी होते जाता है। ठीक है, ये साइड वाइज, तो ये साइड वाइज डेवलपमेंट होते होते इसका ये बैरियर रीफ बनता है। और तीसरा कहता है जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, कई बार ये जो हमारा ये जो यहाँ वाला पार्ट है उसमें हमारा ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है हमारे ओशन वाटर में, बाकी एक्टिविटी होने लगती है, तो यहाँ से ये चीजें गायब हो जाती है, तो ये हमको अटॉल की तरह दिखने लगता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ कि इसके डीप डिटेल में जाने की फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि स्टैंड स्टिल थ्योरी मरे ने दिया था। क्या इसने कहा था, इसने कहा था कि मैं डार्विन से एग्री नहीं करता हूँ। ये कहता है कि प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म लगभग 30 पैदम नीचे या फिर 180 फीट के आसपास होता है। उस पर धीरे धीरे हमारा जो ये पॉलिप्स हैं वो डेवलप होना शुरू करते हैं। डेवलप होते होते जब वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा फ्रिंजिंग रीफ बनता है। जब साइड वाइज डेवलपमेंट होता है तो हमारा बैरियर रीफ बनता है। एंड जब उसका डिजोल्व होना शुरू हो जाता है ओशन वाटर के द्वारा तो वो हमारा अटॉल बनता है। ठीक है,
इसका कहना था कि ये जो डेवलपमेंट है ये 30 फैदम तक ही होता है, लेकिन बाद में पता लगा रही इसके तो डेप्थ से भी हमारा स्टार्ट होता हुआ मिल रहा है। जो कोरल रीफ है वो इससे और नीचे से डेवलप हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मुरे झूठ बोल रहा था, गलत बता रहा था। ठीक है। इन दोनों से डिसएग्री होते हुए एक दिल्ली भाई साहब थे जिन्होंने ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लैंड फॉर्म, ठीक है, इसमें यहां तक समुद्र का पानी था। ठीक, आइस एज आ गया। आइस एज आ गया तो ये समुद्र का पानी बर्फ में जम गया। तो ये बर्फ में जम गया तो क्या होगा, यहाँ से वाटर लेवल नीचे जाता जाएगा, रिसीड कर जाएगा। आपको पता है जब ग्लोबल वार्मिंग होता है आपका जो ओशन वाटर आइस पिघलता है तो ओशन वाटर का लेवल बढ़ता है। तो अब अगर जम जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पानी जो यहाँ तक था, धीरे धीरे वो पानी घटता घटता यहाँ तक आ गया। और इस घटने के बाद ये जो वेव इसको चल रहा था लगातार, इसको क्या होता गया, लगातार इसको काटता गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेव कट प्लेटफॉर्म का निर्माण हो गया। ठीक, अब आइस एज खत्म हो गया। आइस एज खत्म हो गया तो ये पानी फिर से ऊपर आ गया। अब पानी जब ऊपर आ गया तो इस पानी में पॉलिप्स भी थे। पॉलिप्स को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला। कौन सा प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कोरल आइलैंड बने। ये कहना है आपका दिल्ली भाई साहब का। दिल्ली भाई साहब का कहना है कि जितने भी ये कोरल आइलैंड तुम लोग देख रहे हो ये प्लिस्टोसीन आइस एज के बाद का है। अभी प्लिस्टोसीन शब्द वगैरह मैं जो बोल दे रहा हूँ ये बाद में मैं बताऊंगा। तो इतना मानो कि आइस एज के बाद का है। आइस एज में बर्फ जम गया, समुद्र का पानी नीचे चला गया, वेव कट के प्लेटफॉर्म बने, फिर आइस एज खत्म हुआ, बर्फ पिघला, समुद्र का पानी बढ़ा, वो जो प्लेटफॉर्म था वेव कट वो पानी में फिर से डूब गया, पॉलिप्स को स्टैंड की तरह मिला। ये स्टैंड आपको देखने को मिलता है। उसी के ऊपर हमारा ये पॉलिप्स डेवलप हुए, इसी के ऊपर हमारा कोरल आइलैंड डेवलप हो गया। दूसरा कहता है वेव कट प्लेटफॉर्म कई प्रकार के हो सकता है। अगर ये शॉर्ट है, छोटा सा नैरो है, तो नैरो के ऊपर इसने कहा कि फ्रिंजिंग रीफ बनता है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर ये ब्रॉड है तो ब्रॉड के ऊपर दूर जाके यहाँ पे बैरियर रीफ बनता है। तीसरा ये कह रहा है कि अटॉल कैसे बनता है, तो ये फिर से अगर घुलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर से ये दूर जाके थोड़े जमा होने लगते हैं तो इससे अटॉल बनता है। कुछ इस तरह की बात इसने की थी। बट फिर से मैं वही कहूंगा कि क्योंकि हमें बार बार नाम पूछता है, हमको नाम याद होना चाहिए। ठीक, ये सब्सिडेंस थ्योरी डार्विन का है, स्टैंड स्टिल थ्योरी मरे का है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दिल्ली का है। ओके, तो ये कुछ आइलैंड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, मार्शल आइलैंड है, कुक आइलैंड है, चैगोस आइलैंड है, मालदीव है, शेचल्स है, कोकोस आइलैंड है। ये सारे हमारे कोरल आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मूल कोरल रीफ के बारे में था। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब मैंने तुमको कुछ कंडीशन बताए थे कि तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं आने चाहिए, है ना, फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे कोरल्स हैं बेचारे वो मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर यूं कहे कि कोरल के डेवलपमेंट के लिए जैसे कंडीशन चाहिए वैसा कंडीशन ना मिले तो ये कोरल मर जाएंगे। तो कुछ चेंजेस होने से, कुछ इकोसिस्टम में, कुछ इकोलॉजी में वहां के चेंज होने से जब कोरल आपका मरना शुरू कर देते हैं तो उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब ये कोरल एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है हमारे बायोडाइवर्सिटी का। कोरल बहुत बायोडाइवर्स एक क्षेत्र है हमारा। अगर वो मरना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। इसीलिए कोरल ब्लीचिंग नहीं होनी चाहिए। अब कोरल ब्लीचिंग होती कैसे, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है लेकिन ओशनिक टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ओशनिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, नहीं बन पाएंगे। जहां पे वो बनते थे अगर वहां पे टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाए कैसे बनेंगे, बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे जहां पे वो डेवलप हो रहे वहां की सैलिनिटी बढ़ जाए, ब्लीच हो जाएगा, मर जाएंगे बेचारे। जो पानी आ रहा था, रिवर पानी लेकर आया था, वो ज्यादा इरोजन करके, ज्यादा बारिश हो गई है, ज्यादा इरोजन करके ज्यादा सेडिमेंट लाना स्टार्ट कर दिया, दूर तक फ्रेश वाटर का प्रेजेंस होने लग गया, मर जाएंगे। तो कोरल के इस मरने की घटना को, क्योंकि बेचारे नाजुक से जीव हैं, प्यारे से, उनको कोई खराब कंडीशन मिला वो मर जाएंगे, तो ये मर जाएंगे तो उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। सिंपल सा ये बात ध्यान रखना। तो डेथ ऑफ कोरल्स, एलिमिनेशन ऑफ कोरल्स ड्यू टू चेंजेस इन देयर इकोसिस्टम,
उसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग। ओके, तो इसके साथ हम लोगों का ओशनोग्राफी भी खत्म हो गया। अगर मैं आपका सिलेबस एक बार देख लूं, सिलेबस अगर देखा जाए तो देखो सिलेबस में आपके था surface configuration, hydroscopic curve, continental shelf, slope, abyssal plain, trench, deep, relief of Atlantic Pacific कर लिया, distribution of temperature, salinity कर लिया, oceanic circulation कर लिया, wave और current कर लिए, टाइड कर लिए, टाइड कैसे बनता है क्या होता है वो कर लिया, मरीन डिपॉजिट्स में कोरल रीफ्स कर लिया, देयर फॉर्मेशन कर लिए, कुछ हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी हमने देख लिया, कोस्टल इन्वायरमेंट के बारे में जब इन्वायरमेंटल स्टडी करेंगे तब जान लिया। आगे एक टॉपिक आता है ओशन एज ए स्टोर ऑफ रिसोर्सेज, तो जाहिर सी बात है ओशन इज ए स्टोर ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ने लायक क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में करेंगे तो उसको भी देखेंगे। तो देखो चलते चलते हमारा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो, ठीक है। आज ऑफिशियली ये माना जाए कि फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गया। बायो ज्योग्राफी को मैं फिजिकल का पार्ट नहीं मानता हूँ, उसको मैं ह्यूमन का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन अलग क्यों माने, हम भी तो बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को मैं उसमें लेके जाऊंगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गया, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, मुझे नोट्स भेजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में क्लासेस नहीं रहेंगी, क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी। एंड उसके बाद जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो बायो ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक दिवाली का है, मैं भी आई विल बी ट्रेवलिंग आउट ऑफ द सिटी एंड आप लोग भी अपने अपने सेलिब्रेशंस में बिजी रहोगे। तो पुराना रिवाइज करो, कोशिश करेंगे जब भी पॉसिबल होगा तो एमसीक्यू की क्लास हम लें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी हो पाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक कितने को खत्म हो रहा है, 28 से 2 वाला जो वीक है, नेक्स्ट क्लास हम 4 तारीख को मिलेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि नवंबर से आफ्टर दिवाली हम डेली क्लास स्टार्ट करें, या अभी 3 दिन चल रहा है तो एटलीस्ट हम 5 डे क्लास, 6th डे आपका डिस्कशन एंड 7th डे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग वीकली करते हैं वो करें, यानी डेली क्लास पे मैं इसको लेके जाऊं। लेकिन आपको भी उसी के साथ पेस बढ़ाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। जो भी नए लोग हैं, पुराने लेक्चर्स अभी आपके पास टाइम मिल रहा है, पुराने लेक्चर्स को खत्म कीजिए, तब नए लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हो, और जो भी डाउट आपके हैं वो आपने भेजे हैं, मैंने उनको आंसर देने की कोशिश भी की है, घबराओ मत। दूसरी एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको, यार प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के पीछे इतना कौन सी पागलपन तुम लोगों को है। 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं 75 में से, 15 से 18 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से, अगर आप इसको माइनस कर दो तो लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, 55-57 क्वेश्चन आ जाते हैं, 50-55 क्वेश्चन फिजिकल एंड ह्यूमन से आते हैं। इनको प्रिपेयर करो ना, और मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ये क्या कहते हैं, क्या पढ़ाना था, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मैंने कह दिया आपको, तो मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा कि उसके मेजर क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सको। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हो, आपका सिलेबस पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है, जीरो है नहीं है, मत चिंता करो। मैं कह दूं कि आरएल सिंह सर की किताब उठा लो, यार नहीं है सब कुछ उसमें, या कोई एडवांस किताब बता दो तुम पढ़ ही ना पाओ, क्या फायदा। तो फोकस अभी जो मैं करवा रहा हूं प्लीज उस पर फोकस कीजिए। जब आपको रिमोट सेंसिंग एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बारी आएगी वो भी मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग करेंगे साथ में, छोड़ेंगे नहीं। तो अभी से क्यों चिंता ले रहे हो कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या होगा। क्वेश्चन पेपर देखोगे पिछले साल का तो तुमको समझ में आएगा कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी आता है, हवा बनाया हुआ है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो प्लीज फिर से कल जो मैंने रील डाला था कि ये लोगों की बातों में मत आओ, पेपर खुद से देखो, जो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं, उनकी सुनो, ना कि यूट्यूब गिरी के जंजाल में पढ़ो, पागल हो जाओ, मैं पागल हो जाऊँ इतने तरह की वीडियो। प्लीज लेट अस स्टिक टू आवर सिलेबस, हम अपने सिलेबस को कवर करते हैं अच्छे से, देन वी विल मूव टू आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो आज क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं इस क्लास के साथ। आज इंटरनेट का भी दिक्कत था तो आई थिंक 10 बजे हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से, रिवीजन करते रहिए, कमेंट में बता दो क्या आया क्या नहीं समझ में, और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद।